हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार दरोगा 2026 का पेपर जो कि 21 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, उस पेपर की एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक आप सभी जरूर देखिएगा। ठीक है, इसका जो है कि पीडीएफ आपको वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। ओके, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें है कि कोविड-19 2020 के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है: ऑपरेशन गंगा, वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है आपका वो हो जाता है ऑप्शन बी, वंदे भारत मिशन 2020। ठीक है, जो कि कोविड-19 से के दौरान विदेशी में फंसे जो भारतीय नागरिक थे उनको वापस लाने के लिए चलाया गया था। अब देखिए, इसके अलावा हम इस प्रश्न से जुड़े और भी तथ्यों की चर्चा कर देते हैं और सारे ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। ठीक है, विश्वास मानिए इस चीज़ को। ओके, तो देखिए, जैसे कि कोविड-19, अब अगर प्रश्न आ जाए कि कोविड-19 किस वायरस से होता था, तो सार्स CoV-2 नाम का जो वायरस था उसके द्वारा जो है कि आपको कोविड-19 की बीमारी होती थी। उसके अलावा अगर ऑप्शन ए में जो मेंशन है ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा बेसिकली 2022 का ये मिशन है, जो कि रूस और यूक्रेन के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए था। अगर सी को देखें ऑपरेशन देवी शक्ति, तो 2021 में इसको अफगानिस्तान में जब तालिबान का रूल आया, तालिबान ने जब अफगानिस्तानी गवर्नमेंट को टेक ओवर किया था, उस समय 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति चला था। डी की बात करें ऑपरेशन कावेरी, तो जो ऑपरेशन कावेरी है वो 2023 में सूडान कन्फ्लिक्ट में, जब सूडान के अंदर जब आंतरिक कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ उस समय जो है कि ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, जिसमें भारतीयों को वापस लाया गया था सूडान से। तो ओके, कोविड-19 में इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वंदे भारत मिशन। ओके, आ जाते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन में है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एंटोन वान ल्यूनहॉक और थियोडोर स्वान। देखिए, ये चारों नाम जो है ना, ये बेसिकली कोशिका के से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन प्रश्न में है कि सर्वप्रथम किसने खोजा था। तो आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रॉबर्ट हुक। अगर हम इसकी कुछ और बातें करें, ठीक है, तो आपको कुछ और चीज़ें ये है कि रॉबर्ट हुक ने जो है कि कोशिका की खोज जो है कि 1665 में किया था, लेकिन ये डेड कोशिका का खोज किया था, डेड सेल का बेसिकली खोज किया था। ओके, अगर आप ल्यूनहॉक की बात करें, जो कि आपके सामने ऑप्शन सी पर मेंशन है ल्यूनहॉक, तो इसने लिविंग सेल को, सर्वप्रथम लिविंग सेल को खोज किया था, मतलब जिंदा सेल को खोज किया था। ये 1674 की बात है। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर रॉबर्ट ब्राउन की बात कही जाए, तो जो रॉबर्ट ब्राउन है वो 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। तो जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। उसके अलावा थियोडोर, अगर स्वान की बात करें, तो थियोडोर जो स्वान है वो 1839 में जो है कि कहा था कि ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी जितने एनिमल्स हैं वो सभी सेल से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। ओके, तो ये स्वान ने 1839 में कहा था। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन को भी हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसके संदर्भ में आपको ये सारी बातें याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव भारत में अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाया जाता। तो देखिए, ऑप्शन ए है बी सी डी। ऑप्शन ए में है ऑलिव रिडले कछुआ, ए बी में है एक सींग वाला गेंडा, सी में हाथी और डी में कंगारू। देखिए, तो ऑप्शन डी हमारा इसके लिए करेक्ट होगा, क्योंकि कंगारू भारत में नहीं मिलता है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंगारू आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक आवास में भारत में नहीं पाया जाता, पूछा जा रहा था, तो कंगारू सही हो जाएगा। अगर ऑलिव रिडले कछुआ की बात करें, तो ये ओडिशा के तट पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर एक सींग वाला गेंडा की बात करें, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, आप बताइए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, हाथी जो है कि भारत में सबसे अधिक कर्नाटक में मिलती हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2025 में 12 वर्षों के अंतराल के बाद पुष्कर कुंभ मेला कहाँ आयोजित हुआ। तो पुष्कर कुंभ मेला 12 वर्षों के अंतराल में मई 2025 में कहाँ आयोजित हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो उत्तराखंड होगा,
ठीक है। उत्तराखंड का बेसिकली चमोली जिला के अंदर ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट होना चाहिए। 12 वर्षों के अंतराल के बाद पुष्कर कुंभ मेला 2025 उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ के निकट माना गांव के केशव प्रयाग में आयोजित किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह कार्यक्रम जो होता है अलकनंदा और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन 15 मई 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपका स्थान है केशव प्रयाग, माना गांव, उत्तराखंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो विशेष रूप से वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। ओके, तो चलिए पुष्कर कुंभ मेला जो कि वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। ओके, अगर आप भारत के संविधान का भाग अगर 3 देखें, जिसमें फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, अर्थात मूल अधिकार मेंशन है, तो जिनका अनुच्छेद आपको 12 से लेकर 35 के बीच है। ओके, इसमें जो है कि आपको कुल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। उनमें से पहला जो अधिकार है वो है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। राइट टू इक्वालिटी अर्थात समता का अधिकार जो है। उसके अलावा बी में जो अनुच्छेद 19 से 22 है, ये बेसिकली स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 25 से 28 की बात करें तो यही जो है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से जुड़ा हुआ है, तो सी हमारा करेक्ट होगा। डी जो है कि अनुच्छेद 32 से 35 ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, अर्थात संवैधानिक उपचारों से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं, तो आपको डी पता चल गया। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, अनुच्छेद 25 से 28। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि राज्य में विधान परिषद नहीं पूछा जा रहा है। अगर आप देखें तो विधानमंडल, राज्यों में विधानमंडल होता है और विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही जो केंद्र में अगर आप बात करें, ये तो राज्यों के संदर्भ में होता है। अगर आप केंद्र की बात करें तो केंद्र में जो है कि आपको संसद देखने को मिलेगा, और संसद के 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राज्यसभा जैसा रोल जो है कि विधानसभा का होता है, इसे राज्यों में उच्च सदन का दर्जा प्राप्त है, जैसे संसद में राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो विधान परिषद है ना, ये भारत के सभी राज्यों में नहीं है। ठीक है, बेसिकली केवल 6 राज्यों में ये है कि है, और बाकी सब राज्यों में, जैसे कि भारत में टोटल 28 राज्य हैं, तो 6 राज्यों में है, बाकी 22 जो राज्य हैं वहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, तो ये राज्यों को बनाना मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर विधान परिषद नहीं है। तो देखिए, जैसे हमने आपसे कहा कि ये भारत के 6 राज्यों में है जिन्हें विधान परिषद कहते हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। इसमें जो है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। ठीक है, इसे उच्च सदन कहते हैं। ये एक अस्थायी निकाय होता है, अर्थात ये भंग नहीं होता है। इसको जो है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 के तहत जो है कि बनाया जाता है या समाप्त किया जाता है। ठीक बात है। ओके, देखिए, कुछ बातें और भी विधान परिषद के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो अगली बार हो सकता है कि प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछ ले कुछ और भी, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर इसमें सदस्य संख्या की बात करें तो इसमें जो सदस्य संख्या है वो अधिकतम कितना हो सकते हैं, तो विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या का एक तिहाई हो सकते हैं अधिकतम। उसके अलावा अगर न्यूनतम पूछा जाए तो 40 से कम नहीं हो सकते, 40 से हमेशा अधिक ही होना रखना पड़ेगा। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और 1/3 सदस्य हैं वो हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ओके, चलिए, अगर चुनाव प्रक्रिया की इनकी बात करें तो देख लीजिए कि जो 1/3 सदस्य होते हैं वो स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा। ओके, ये बेसिकली आपको समझ नहीं आएगा, ऐसे समझेंगे यदि कि मान लीजिए कि 120 सदस्य यदि आपको जो है कि विधान परिषद के अंदर मेंशन है, विधान परिषद में अगर 120 सदस्य हैं, ठीक है, तो उसका जो 40 सदस्य हैं बेसिकली वो स्थानीय निकाय द्वारा, और जो 40 सदस्य हैं वो विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे। अब बाकी जो मान लीजिए कि 40 सदस्य बचे, ठीक है, उसका 1/6 सदस्य जो है कि आपको किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। ठीक बात है, और बाकी जो 1/6 सदस्य बचे उसके 1/12 जो सदस्य होते हैं वो बेसिकली शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं, और 1/12 सदस्य जो है कि वो आपको ग्रेजुएट द्वारा चुने जाते हैं। तो इस तरह से इसकी चुनाव प्रक्रिया होती है। ठीक बात है, तो आपको होपफुली आपको जो है कि विधान परिषद से संबंधित सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी।
तो पूछा जा रहा है कि विधान परिषद कहाँ नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, उसके अलावा हमने आपसे देखिए अभी बताया कि महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में है, अर्थात कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश, बिहार में, राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो जेनिक सीनर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ये इटली के रहने वाले हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि खजुराहो का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये बेसिकली भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, भगवान विष्णु को समर्पित है। अगर कुछ और बातें इसके बारे में करें तो खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर की बात कही जा रही है, लक्ष्मण मंदिर, ये बैकुंठ विष्णु का एक रूप है, बैकुंठ विष्णु इनको समर्पित है। अगर देखें तो गर्भगृह में जो है कि भगवान विष्णु की त्रिमुखी 3 सिरों वाली मूर्ति स्थापित है। बीच में जो है कि मुख मनुष्य का है और 2 किनारे पे एक बराह जिसे सुअर कहते हैं और नरसिंह जिसे सिंह कहते हैं, उसका आपको जो है कि त्रिमुखी 3 सिरों वाली मूर्ति में देखने को मिलेगी। बीच वाला जो है मनुष्य का और किनारे वाला बराह और एक नरसिंह का। ओके, जो इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। चंदेल राजा जो कि यशो बर्मन थे उन्होंने कराया था और इसे कंप्लीट करवाए थे धंगदेव ने, इनका ये पुत्र थे। ओके, ये नागर शैली में है। आपको पता होगा कि मंदिर की 3 शैली होती है, तो एक तो हमने नागर बता दिया, बाकी 2 आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो नागर शैली और पंचायतन शैली ये एक क्षेत्रीय शैली है, लेकिन बेसिकली 3 शैली में भारत के अंदर मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। पहला नागर, 2 आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो नागर शैली और पंचायतन जो शैली है उसके आधार पर इसका वास्तुकला शैली है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और ये यूनेस्को विरासत भी है, 1986 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल है। तो आपको होपफुली लक्ष्मण मंदिर के संदर्भ में सारी बातें समझ में आ गई होगी। भगवान विष्णु। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी सही है, 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ध्यान रखना है, नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन बी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों में किस ऊतक की उपस्थिति के कारण लचीलापन आता है? ध्यान से सुनिए, पौधों में किस ऊतक की उपस्थिति के कारण लचीलापन आता है, अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ऊतक मतलब टिश्यू, तो पौधों में किस टिश्यू के प्रेजेंस के कारण फ्लेक्सिबिलिटी आती है? इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉलन काइमा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। पेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा, जाइलम इससे रिलेटेड नहीं है। देखिए, अगर आप इनके बारे में समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा प्लांट टिश्यू को। ठीक है, बेसिकली जो टिश्यू हैं वो प्लांट टिश्यू अलग होते हैं और एनिमल टिश्यू बेसिकली अलग होते हैं। तो प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करें तो प्लांट टिश्यू, अगर आप 9th की साइंस का अगर टिश्यू चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। मेरिस्मेटिक, जो कि ऐसे टिश्यू जो डिवाइड होते हैं, और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू जो डिवाइड नहीं होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू को फर्दर हम लोग एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी टिश्यू में डिवाइड करते हैं, और परमानेंट टिश्यू को हम लोग सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिवाइड करते हैं। सिंपल जो है ना, फिर फर्दर जो है कि 3 अलग अलग पार्टों में डिवाइड होते हैं, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम बनते हैं। आपका प्रश्न यही सिंपल परमानेंट टिश्यू से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, क्योंकि पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा मेंशन है, और ये जाइलम बेसिकली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में चला जाता है। अब देखिए, पेरेनकाइमा की वजह से स्टोरेज हो पाता है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से हार्डनेस आती है। जैसे आपने अखरोट के ऊपर देखा होगा कि हार्ड एक परत होती है, वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होती है। नारियल का हस्क देखा होगा, ऊपर का खोपड़िया लिया उसका देखा होगा, तो वही स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। ठीक है, कॉलेनकाइमा की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, पौधों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, वो मुड़ते उड़ते हैं ऐसे। ठीक है, और जाइलम तो आपको पता ही है, जाइलम और फ्लोएम, इससे भी रिलेटेड प्रश्न आपको लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि आपको कॉलेनकाइमा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन अर्थात लोकल गवर्नमेंट से संबंधित ये प्रश्न है, उसका जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन आपको याद रखना होगा। इसको गुड वायसराय ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, लॉर्ड रिपन। इसका कार्यकाल लॉर्ड लिटन के बाद से शुरू हुआ था। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल इल्बर्ट बिल से भी संबंधित ये है, लॉर्ड रिपन। इसको गुड वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाता है। यही ने भारत का स्थानीय स्वशासन का इसे जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो गौर, जिसे जंगली बैल भी कहते हैं। ओके,
अगला प्रश्न है कि विश्व रेबीज दिवस 2025 का थीम क्या थी? तो ध्यान से देखिए, आपको इसका जो थीम है वो है एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व रेबीज दिवस 2025 के थीम के रूप में एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी। ओके, अगर विश्व रेबीज दिवस 2025 की बात करें जो कि 28 सितंबर को मनाया गया था, उसका जो अभी कार्रवाई करें आप मैं समुदाय। ओके, एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी है जो सामूहिक जिम्मेदारी और तत्काल टीकाकरण पे जोर देती है। यह थीम 2030 तक शून्य रेबीज मौतों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जागरूकता और सहयोग पर केंद्रित है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस मनाया गया था और इसका थीम था एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी। अगला प्रश्न बेसिकली आपको फिजिक्स से है। 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको आवेश Q इक्वल टू एन इंटू ई पता होगा, जिसमें n जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, E जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताता है बेसिकली। ठीक बात है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ओके, तो जैसे अगर आपको यहाँ से अगर Q इक्वल टू एन इंटू ई है तो दिस इम्प्लाइज, अगर आपसे कोई पूछे n इक्वल टू क्या होगा तो Q इधर ही रहेगा, E आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो n इक्वल टू Q अपॉन में E हो जाएगा। तो n इक्वल टू Q अपॉन में E। ठीक है, तो अगर एक कूलम्ब की बात की जाए तो n इक्वल टू 1 अपॉन में एक कूलम्ब, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यदि इसे आप सॉल्व करें तो आपका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको ध्यान रखना है 6.25 इंटू 10⁻18। ऑप्शन बी इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस्लाम की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो ध्यान रखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 7वीं शताब्दी में हुई थी इस्लाम की स्थापना। अगर इस्लाम की स्थापना की हम बात करें तो ये लगभग 610 ईस्वी के आसपास हुई थी, अरब प्रायद्वीप में मक्का शहर में पैगंबर मोहम्मद के द्वारा। ठीक बात है, तो आपको ध्यान रखना है कि 7वीं शताब्दी इस्लाम की स्थापना वर्ष मानी जाती है, 610 ईस्वी के आसपास। ओके, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। ऑप्शन बी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली जो राष्ट्रीय गणित दिवस है वो हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन के जयंती के सम्मान में ये जो है कि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक बात है। इसकी जो शुरुआत है 2012 में रामानुजन की 125वीं जयंती के अवसर पर 22 दिसंबर को इस विशेष दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, जिसका महत्व ये है कि इसका लोगों के बीच जो है कि गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं में तार्किक सोच, जिसे लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं, को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है कि आपको याद रखना है 22 दिसंबर। ऑप्शन बी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। सॉरी, अगला है नेक्स्ट टॉपिक कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? ध्यान रखना आपको, सी करेक्ट है, दीप्ति शर्मा। अगला प्रश्न जो है वो है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ प्रतिज्ञान से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभा के सदस्यों से शपथ से संबंधित पूछा जा रहा है, तो अनुच्छेद इसमें 188 बेसिकली ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। 188 अनुच्छेद जो है कि इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाता है, जिसमें राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान है। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न जो है कि अनुसूची में पूछ लिया जाता तो तीसरी अनुसूची इससे संबंधित थी। देखिए, और यही प्रश्न यदि लोकसभा के सदस्यों का पूछ लेता, लोकसभा के सदस्यों का जो शपथ होता है वो किस में है, तो ध्यान रखना इसके लिए जो ट्रिक है 188 इसके लिए हो गया ना, तो 188, तो 8 एक कितना होता है 9, 8 एक कितना होता है 9, तो अनुच्छेद 99 के तहत जो है ना आपको जो है कि संसद के सदस्यों द्वारा संसद के बेसिकली लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो है कि शपथ लिया जाता है। तो ध्यान से देख लीजिए कि विधानसभा सदस्य जिसे एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका जो पदभार ग्रहण करने से पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के अनुसार, ध्यान रखिए तीसरी अनुसूची के अनुसार, जो कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां दी होती हैं, शपथ या प्रतिज्ञान लेना अनिवार्य होता है। ठीक बात है। सदस्य भारत की संप्रभुता और संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये भी पूछ लिया जाता है कि सदस्य किसकी जो है कि शपथ लेता है। अगर लोकसभा सदस्यों की बात करें तो अनुच्छेद 99, तो याद है ना ट्रिक 819, 819, तो 99 के तहत जो है कि लोकसभा सदस्य जो है कि शपथ लेते हैं। ओके,
जिसमें जो है कि राष्ट्रपति या उनके द्वारा प्रोटेम स्पीकर के समक्ष जो है कि संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार जो निष्ठा और वफादारी की शपथ ये लोग लेते हैं। तो इनसे आपको ये सब सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए कि प्रोविडेंट शब्द का हिंदी में सही अर्थ क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविडेंट का मतलब होता है भविष्यदर्शी या मित व्ययी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखना है सेबी के द्वारा, जिसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ओके। अगला प्रश्न है कि 1815 में वियना कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किसने किया। ध्यान रखना है ड्यूक मेटरनिख। वियना कांग्रेस, आपको इसके रिगार्डिंग और भी चीज़ें याद रखनी चाहिए कि 1815 में वियना जो कांग्रेस है की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने वियना ऑस्ट्रेलिया में की थी। ऑस्ट्रिया का जो है कि कैपिटल है वियना। यह सम्मेलन जो है कि 1814 से जून 1815 तक चला। इसका जो उद्देश्य था वो था कि नेपोलियन के हार के बाद यूरोप में शक्ति संतुलन को बहाल करना, अर्थात बैलेंस ऑफ पावर को बहाल करना, और राजशाही जिसे मोनार्की कहते हैं को फिर से स्थापित करना था। ठीक है, तो आपको इन सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए कि 1815 में वियना कांग्रेस से जुड़ा है ड्यूक मेटरनिख, जो कि ऑस्ट्रिया का बिलोंग करता था। अगला प्रश्न है कि मोदी मिशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बर्जिस देसाई, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2025 में भारत के किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया। रोहन बोपन्ना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला है कि एक्विटेड शब्द का हिंदी का अर्थ क्या होता है। तो दोष मुक्त करना, बरी करना एक्विटेड कहते हैं। अगला देख लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में किन स्थानों पर परमाणु बम गिराए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किन स्थानों पर परमाणु बम गिराए थे। ठीक बात है। देखिए जापान के वो 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। ऑप्शन बी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका ने जापान के 2 शहर 1945 में परमाणु बम गिराए थे। पहला बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया, जिसका नाम लिटिल बॉय था। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि पहला बम जो था वो लिटिल बॉय, जो कि हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, जिसे फैटमैन कहा जाता था, फैटमैन गिराया गया था। ठीक है, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था। तो आपको पता ही होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। तो इसी दौरान ये बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो कि जापान के शहर हैं। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है। तो श्रीमद् भगवद गीता है, रामचरितमानस है, नाट्यशास्त्र है, लोकन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी शामिल नहीं है। अगर यूनेस्को कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें, रजिस्टर में भारत की कई महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपियाँ शामिल हैं। ठीक है, जिसमें भगवत गीता आपको देखने को मिलेगा, नाट्यशास्त्र, ऋग्वेद, पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोचन भी है इसमें शामिल। ओके, तो लोकन जो है कि वो संबंधित नहीं है, डी हमारा करेक्ट नहीं होगा। अगला जो है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। तो ध्यान रखना है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, आप बताइए विनोद कुमार शुक्ल किस स्टेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हिंदी के एक प्रचलित लेखक हैं। देखिए अगला प्रश्न भोर घाट है कि किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो देखिए भोर घाट तो हिमालय नहीं है, अरावली नहीं है, सतपुड़ा नहीं है, पश्चिमी घाट या सह्याद्री। देखिए भारत का अगर ये मैप आप ध्यान से देखें तो इसको जो है कि आप पश्चिमी घाट कहते हैं पूरे को, और इसको आप ईस्टर्न घाट कहते हैं, अर्थात पूर्वी घाट कहते हैं, और इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिलते कहाँ पे हैं, नीलगिरी। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। भोर घाट जो है कि इसी जो है कि पूर्वी पश्चिमी घाट बेसिकली वेस्टर्न घाट का है कि अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये कनेक्ट करता है मुंबई और पुणे को। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, भोर घाट पश्चिमी घाट कनेक्ट करता है मुंबई और पुणे को। अगला प्रश्न है डिफेल्केशन शब्द हिंदी का अर्थ क्या है। ध्यान रखना चाहिए, इसको आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है गबन, या इसका करेक्ट आंसर हो जाता है गबन या सरकारी धन का दुरुपयोग। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा डिफेल्केशन का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वो कल आएगा का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है। वो कल आएगा तो ही विल कम टुमारो। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 1976 का ये संशोधन था। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को संशोधित किया गया था। तो अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो 10 जोड़े गए थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ये 16वें वित्त आयोग का गठन 2023 में हुआ था। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16 फाइनेंस कमीशन है। ओके,
तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा इलेक्ट्रॉन गैस के दाब में रहता है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ जो है कि एक तारा है जो इलेक्ट्रॉन गैस दाब में रहता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, व्हाइट ड्वार्फ। अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? तो ब्राइन कहा जाता है। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, ब्राइन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बांध और उनकी संबंधित नदियों का मिलान करें। तो एक तरफ बांध है, अगली तरफ नदी दिया हुआ है। तो सरदार सरोवर जो बांध है वो आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा। हीराकुंड जो है वो आपको महानदी पर, मेट्योर जो है वो आपको कावेरी पर देखने को मिलेगा, और तिलिया बांध जो है कि बराकर नदी पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि झारखंड कोडरमा के अंदर आता है। और सरदार सरोवर जो है कि गुजरात के अंदर नर्मदा पे, हीराकुंड जो है कि उड़ीसा के अंदर महानदी पे, और मेट्योर जो है कि सलेम जिला तमिलनाडु के अंदर है। किस नदी पे? कावेरी नदी पे। ओके, अगला प्रश्न है कि सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1864 में की थी। ऑप्शन बी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, जिसका उद्देश्य था आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिवसों का उनकी सही तिथियों से मिलान कीजिए। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है? तो गन्ना, चावल, बाजरा, गेहूं, 4 ऑप्शन है। देखिए, चावल तो होगा नहीं, क्योंकि चावल एक खरीफ फसल है। जो भी खरीफ फसलें हैं उनमें पानी की तो काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। गेहूं जो है कि खरीफ नहीं है, रबी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रबी फसल है तो इसको बिल्कुल ही सबसे कम पानी की ज़रूरत होगी, ऐसा नहीं है। शुरुआती समय में इसे भी पानी की ज़रूरत होती है। रबी फसल है, ये खरीफ फसल है। गन्ना को तो पानी चाहिए ही चाहिए, ठीक बात है। बाजरा जो होता है ना, वो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की फसल है। तो बाजरा जो है कि आप कह सकते हैं इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए, अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक किस जिले में बनाया गया? तो सी करेक्ट होगा, औरंगाबाद। सी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि कृषि पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? इसके लिए हमारा अमसी प्रसन्ना कुमार, जो कि ऑप्शन ए है, ये हमारा करेक्ट होगा। ये प्रश्न ग्रामीण बैंक की स्थापना के संबंध में है कि ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की थी और उन्हें इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश से संबंधित हैं ये, ठीक है। अभी देख रहे होंगे कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का ये हेड है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। तो इन्हें ग्रामीण बैंक का स्थापना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि 2006 की बात है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम द्वारा प्राप्त होती है? देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम जो है कि लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम के संबंध में है कि जो चीज़ें जैसे हैं वैसे ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाए जाए। तृतीय नियम तो पता ही है आपको, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, जितना फोर्स लगाएंगे उतना अपोजिट फोर्स आती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम तो ये जी इक्वल टू जो है कि एफ इक्वल टू GM1 M2 अपॉन में R², इससे संबंध में है, ठीक है। यानी द्वितीय नियम जो है न्यूटन का, उससे जो है कि हम बल को प्राप्त करते हैं। बल की परिभाषा न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा आपको प्राप्त होती है, ठीक है। अगर आप बल की बात करें, फोर्स इक्वल टू तो मास इंटू एक्सेलरेशन, अर्थात द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, F इक्वल टू ma। देखिए इसे हम कैसे बेसिकली प्राप्त करते हैं, अगर थोड़ी बहुत बातें इसके बारे में हम करें तो शायद आपको सारी चीज़ें अच्छे से और बारीकी से समझ में आए। अगर आप बेसिक तौर पर देखें तो मोमेंटम का आपने नाम सुना होगा, जिसे संवेग कहते हैं। तो P इक्वल टू M इंटू वी होता है, अर्थात मास इंटू वेलोसिटी। तो P इक्वल टू मास इंटू वी, ठीक है, मतलब P संवेग इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। जिसे वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? वेलोसिटी को हम लोग वेग कहते हैं। तो P इक्वल टू M इंटू वी, ठीक बात है। और यदि न्यूटन के दूसरे नियम की बात करें तो कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बल के सीधे समानुपाती होते हैं, अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dP अपॉन में dt, ठीक है। P मतलब ये मोमेंटम हो गया, T मतलब टाइम। तो मोमेंटम में टाइम के अनुसार चेंज फोर्स के जो है कि डायरेक्टली समानुपाती होता है। अगर आप देखें कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D, P के जगह आप M भी लिख दें और नीचे dt लिख दें,
और फिर इसको F को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर M कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि मास है, तो dv/dt हो जाएगा, अर्थात वेलोसिटी अपॉन में टाइम, मतलब कि वेग अपॉन में समय। तो वेग अपॉन में समय जो है एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M इंटू ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो एक कांस्टेंट के आ जाएगा ma, और के की वैल्यू यदि आप 1 ले लें तो F इक्वल टू मिलेगा आपको ma मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस तरह से जो है कि न्यूटन के दूसरे नियम के माध्यम से हम लोग है जो कि बल को प्राप्त करते हैं, F इक्वल टू ma। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ खोला गया है? करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा, पटना में खोला गया है बेसिकली इसे। देखिए, भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान बिहार के पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा नदी के तट पर स्थित है। 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटित यह केंद्र लुप्त प्राय गंगे डॉल्फिन के संरक्षण और व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रमुख शोध केंद्र है। तो पटना में है बेसिकली भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सी। भोजपुरी का प्रथम ब्रॉडकास्ट प्रसारण केंद्र कहाँ खुला था? बनारस में खुला था, वाराणसी, ऑप्शन बी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? देखिए, लुम्बिनी तो है, ठीक है, नेपाल में लुम्बिनी पड़ता है, जन्म से संबंधित है बुद्ध के, तो लुम्बिनी है। बोध गया है, सारनाथ में उन्होंने पहली बार जो है कि स्पीच दिया था, मतलब पहली बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ओके, और स्वर्ण मंदिर अमृतसर जो है कि वो सिख धर्म से संबंधित है, ना कि जो है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछ रहा था। सौर मंडल में किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा, और चंद्रमा कहने का मतलब है उपग्रह अर्थात सैटेलाइट है? ओके, देखिए, चंद्रमा कहने का मतलब उपग्रह से मतलब है, ठीक है, सैटेलाइट जिसे कहते हैं। ओके, तो देखिए, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है, मंगल है। तो सबसे अधिक जो है कि बी ऑप्शन शनि के पास है, बृहस्पति सेकंड पे आता है। ओके, देखिए, वर्तमान में शनि के पास सबसे अधिक है, बृहस्पति दूसरे स्थान पे है। अगर हम इसको डिटेल में बात करें तो आपको पता होगा कि ग्रहों की संख्या कितनी है हमारी, 8 ग्रहों की संख्या है, 9 थी, 2006 में जो है कि प्लूटो को हमने बाहर कर दिया। ओके, तो जो बुध है जिसे मरकरी कहते हैं, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास भी नहीं है कोई उपग्रह। पृथ्वी के पास एक है जिसे हम मून चंद्रमा कहते हैं। मंगल के पास 2 हैं, फबोस और डिमोस, ये भी ध्यान रखना है, हो सकता है अगली बार आपसे ये पूछ ले। ध्यान रखना है, बृहस्पति, जुपिटर के पास से 95 प्लस अधिक अब तक ग्रह खोजे जा चुके हैं, मतलब सॉरी उपग्रह खोजे जा चुके हैं। शनि की बात करें तो 146 प्लस है। ओके, अरुण के पास जो है कि जिसे यूरेनस कहते हैं 27 है, वरुण के पास जिसे नेपच्यून कहते हैं 14 है। तो आपको पता चल गया कि इसमें शनि के पास सबसे ज्यादा क्या है, उपग्रह है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने किसानों को कृषि संबंधित सभी जानकारी और योजनाओं का लाभ देने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ध्यान रखना, बिहार कृषि ऐप, ऑप्शन बी हमारा इसके लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के साथ मिलकर BSS भारत शक्ति सॉल्यूशन की स्थापना किसने की है? DRDO ने की है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या थे? भाई, यूनानी राजदूत थे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इन्होंने ही इंडिका नामक जो है कि पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न कि विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस भाग में स्थित है? तो अगर बिहार की मैप ऐसे कुछ आप देखें तो सोमेश्वर की पहाड़ी कुछ आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी, अर्थात जो है कि उत्तर पश्चिम, अर्थात बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये चंपारण वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, इधर आपको गोपालगंज इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इन क्षेत्रों में जो है कि अर्थात ये उत्तर पश्चिमी होना चाहिए, चंपारण क्षेत्रों में है सोमेश्वर पहाड़ी। ओके, ठीक है, तो ये कुछ हमारे प्रश्न थे जिनके हमने एनालिसिस किया है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसका जो PDF है वो लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।